all to today's class, or today we'll be starting with lecture number 3 for our same topic, some basic concepts of chemistry. चलो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. As we know already, we have the courses for junior as well as senior classes on our application, and जैसा कि मैंने आपको already बता दिया है, you can very easily access the NEET related content on the application also, no matter what. अगर आप नहीं है सब्सक्राइब यूजर्स, उसके बावजूद भी यू कैन एक्सेस द कंटेंट रिलेटेड टू नीट. नाउ दिस इज ऑल दैट वी ऑफर ऑन आवर एप्लीकेशन: classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures, content resolution, practice test, worksheet and doubt sessions. चलिए, okay, now here we have the class timings for your physics, chemistry and biology classes, so that you don't miss any class, and necessarily you will have to be updated with the class timings, because अगर आपने lecture miss किया तो it is your loss. Now चलो, stoichiometry and stoichiometric calculation next topic है जो हमें start करना है. Okay, so without wasting any further time, what do we understand by stoichiometry? क्या होता है इसका मतलब, क्या समझे इस चीज से? तो देखो, किसी भी रिएक्शन से जब हम डील करते हैं ना, तो उसमें जो बैलेंसिंग टर्म्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्री. ओके, ये जितने भी बैलेंसिंग टर्म्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्री ऑफ एनी रिएक्शन. और कभी भी हमें किसी भी रिएक्शन के साथ डील करना है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए, तो हमें नेसेसरली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. अब हियर वी हैव अ रिएक्शन जिसमें कंबशन ऑफ मीथेन चल रहा है, एंड वी नो कि जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, वो क्या है? CO2 एंड H2O. इट इज फिक्स्ड. तो ऑलवेज कंसिडर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमेशा आप ध्यान रखेंगे. चलो, अब इस इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फिर हमारे जितने भी कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा. तो हमें इस जो इक्वेशन है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये 360 डिग्री जानना पड़ेगा कि बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम इस कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं. Let us check it out. According to the above chemical reaction, what can we see? That 1 mole of CH4, 1 mole of CH4 is getting reacted with 2 moles of oxygen. That is what is written. 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2, just 1, and 2 moles of H2. And अगर हमें इसको molecular terms में बात करना है, तो 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecules of oxygen to give again 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water. यही देखकर पता चल रहा है इक्वेशन से. और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? 22.7 liters of CH4 reacts with 45.4 liters of O2. क्यों? क्योंकि भाई ये 1 मोल है ना, and 1 mole of any gas occupies how much? 22.4 liters या 22.7 liters of any gas at STP. ठीक है, तो 1 मोल को इक्विवेलेंट टू 22.4 लिख सकते हैं. यहाँ पर 2 मोल्स है, तो 2 into 22.4 या 22.7 हो जाएगा. चलेगा? तो 22.7 liters of CH4 reacts with 45.4 liters of O2 to give 22.7 liters of O2, CO2 and 45.4 liters of H2O. यह इंफॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में बात करेंगे. तो क्या आएगा? 16 grams of CH4 reacts with 2 into 32 grams of oxygen to give as 44 grams of CO2 and 36 grams of water. यही देखने मिल रहा है. अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हुआ भाई? तो मॉलिक्यूल 16 ग्राम, इसका मास, इसका O2 का मास 32 होता है, तो दो प्रेजेंट है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इंटू 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 into 32, लाइक दैट. वी हैव टू बी वेरी विद दीज थिंग्स. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो है लिमिटिंग रिएजेंट का. अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट इज एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो कि सबसे पहले खत्म हो जाता है. ठीक है, अब सबसे पहले खत्म हो जाएगा तो क्या होगा?
भाई 2-3 रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड है ना रिएक्ट करने के लिए, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट से बन रहा है, वो तीनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब जाकर तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, या 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब जाकर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, इजंट इट? अब अगर मान लो कि 2 रिएक्टेंट्स है हमारे पास, A प्लस बी गिविंग अस C, A प्लस बी गिविंग अस C, है ना? इसमें से एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो ये A अकेला क्या प्रोडक्ट बना लेगा? क्या लगता है आपको? भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तब जाकर वाटर बनेगा, ऑक्सीजन हटा लिया तो क्या हाइड्रोजन अकेले वाटर बना लेगा? मुझे तो नहीं लगता, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो देख लेते हैं एक बार। Many a time reactions are carried out with the amounts of reactants that are different than the amounts as required by a balanced chemical reaction. Amounts अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जो रिक्वायरमेंट है उससे हटकर अमाउंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो जो बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट। एंड जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जो मोर प्रेजेंट रहता है उसको एक्सेस रिएजेंट, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे हम डीपीक्यूज में। चलिए, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड after some time and after that further reaction does not take place whatever be the amount of other reactant. ठीक है, hence the reactant which gets consumed first it limits the amount of product formed. क्या करता है? ये जो पहले खत्म हो जाता है, पहले निपट जाता है, ये क्या करता है? जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसको रोकता है ना, उसको लिमिट करता है, तो वही इसीलिए इसको नाम दे दिया है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, हम जब भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलो लेट अस मूव ऑन नाउ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस। क्यों भाई? क्योंकि इससे क्वेश्चन उठकर आता है। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमें पढ़ने हैं? वो है मास, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, तो एक एक करके हर एक टर्म अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, वेट बाय वेट हमें लेना होता है, परसेंटेज है तो इनटू 100 कर देंगे। वैसे ही जैसे आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, टोटल मार्क्स आपको पता होते हैं और जितने भी सिक्योर्ड है लाइक दैट यू कैलकुलेट योर परसेंटेज, राइट? तो यहाँ पर हमें वही करना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज का? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है, ओके, इनटू 100। अब ये जो फॉर्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जैसे जस्ट इन केस हमें इन जनरल किसी भी कंपाउंड की बात करनी है कि उसमें कितना कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो हम क्या करते हैं? सी, जैसे देख लो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CaCO3, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? हमें क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, मतलब भाई मास ही तो कैलकुलेट करना है, बाय मास कितना परसेंट कैल्शियम प्रेजेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। ओके, सो वी विल राइट मास ऑफ कैल्शियम in compound CaCO3, okay, upon total mass of the compound.
इंटू 100, ठीक है, ये हमें दे देगा। चलो, तो मास ऑफ कैल्शियम इन CaCO3 क्या होता है? अब इन्होंने बोला है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CaCO3। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 मोल ऑफ CaCO3 किसके इक्विवेलेंट होगा? इट विल बी नथिंग बट इक्विवेलेंट टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 कितना होता है? कैल्शियम का मास 40 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 into 3, that gives us 48, ठीक है। तो ये सब ऐड करेंगे तो what we'll get 40 plus 12 plus 48 we'll get 100 grams। मतलब ये उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है और दिस इज ओनली इक्वल टू 1 मोल। ओके, तो उन्होंने बोला है डायरेक्टली कि 100 ग्राम में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, भाई हमको बता दो। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ कैल्शियम इन CaCO3 कितना है? 40 है, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 100 है, ठीक है। और फिर इंटू 100 करना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 40% कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ CaCO3। ऑफ CaCO3, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इन 1 मोल ऑफ CaCO3, क्योंकि 1 मोल पूछा है तो लेट अस बी मोर स्पेसिफिक। जैसे बोल रहा है एग्जामिनर कि भाई इन्हीं टर्मिनोलॉजी में बताओ, तो हम उसी टर्मिनोलॉजी में बता देंगे। क्लियर है? ठीक है, आई होप मास परसेंटेज का कैलकुलेशन क्लियर है आप सबको। नाउ सेकेंड जो हमें पढ़ना है वो क्या था? मोल फ्रैक्शन। क्या था भाई? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ओके। मोल फ्रैक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है समझते हैं। देखो, मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। सबसे पहले देख लो दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काय। व्हाट इज दिस सिंबल कॉल्ड एज काय, ठीक है। तो काय से हम मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। अब सी होता क्या है समझते हैं। मान लो एक सोल्यूशन है A, एक सोल्यूशन है हमारे पास B, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन A और सोल्यूशन B है। सोल्यूशन तो भर दो भाई, भर दिया, ठीक है। अब इसमें मोल्स ऑफ A कितने? दिस इज सोल्यूशन A, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन A ही प्रेजेंट होंगे, राइट। उसको मैं Na से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड सिमिलरली यहाँ पर मोल्स ऑफ B को Nb से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट। Na और Nb के सोल्यूशन। अब जब क्या करते हैं हम इसको मिक्स कर देते हैं ना, इन सोल्यूशंस को हम मिक्स कर देते हैं तो हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A भी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B भी प्रेजेंट है, राइट। Na भी प्रेजेंट है, Nb भी प्रेजेंट है। ऐसे होता है ना, दोनों को उठाकर मिक्स कर दिया तो अब जो फाइनल सोल्यूशन हमें मिला है उसमें मोल्स ऑफ A भी प्रेजेंट है और कुछ मोल्स ऑफ B भी प्रेजेंट है। हमें नहीं पता कि कितने कितने प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फिर वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ओके। और मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अब मोल फ्रैक्शन बताता क्या है कि इस पूरे सोल्यूशन में A के मोल्स कितने हैं टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने प्रेजेंट है एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने प्रेजेंट हैं, ये बताता है हमें मोल फ्रैक्शन, ओके। अगर बहुत आसान भाषा में बोलें तो नाउ सी, से फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A फाइंड करने हैं, तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट इट? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of A upon total number of moles, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज Na अपॉन Na प्लस Nb, सही है, क्लियर है। सिमिलरली मान लो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B फाइंड करने हैं, मोल फ्रैक्शन कि B के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं इस पूरी वॉल्यूम में, तो हम फिर से मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करेंगे और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसे? काय से। काय B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स,
This can be further written as number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B, like this. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर रहेगा अपॉन जो भी टोटल मोल्स हैं वो नीचे रहेंगे. क्लियर है इतनी बात? चलेगा? चलो. सो दिस इज हाउ वी कंक्लूड मोल फ्रैक्शन, और इसकी भी प्रॉब्लम्स हम डीपीक्यूज में सॉल्व करेंगे. नाउ लेट अस चेक आउट another term, very very important and very very common term. क्या है वो? molarity. molarity, okay. what is it? molarity. represent कैसे करते हैं इसको? represent हम करते हैं कैपिटल M से. किसे represent करते हैं? कैपिटल M से. what is it? it is a concentration term. बताता है कि solute concentration कितना है. What is it? concentration term. concentration term है, क्या बताता है? amount of solute in solution. okay, यही बताता है amount of solute in solution. मोलैरिटी हमें ये इंफॉर्मेशन देता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आता ही है क्वेश्चन इससे. ठीक है, चलेगा. अब मोलैरिटी की बाय डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं? सी, बाय डेफिनेशन मोलैरिटी को हम ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम number of moles of solute per unit volume, and this volume has to be in liters necessarily. ठीक है, लीटर्स में नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे. मतलब क्या बोल रहा है? किसी भी सॉल्यूट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर में, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं. क्लियर है इतनी बात? इसका यूनिट क्या होता है? देखो क्या बोला जा रहा है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट, in 1 liter, present in 1 liter. यही बोल रहा है, पर 1 लीटर. अच्छा, तो यूनिट अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मोल में, अपॉन लीटर्स वॉल्यूम. तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स. क्लियर है इतनी बात? चलो, अब अलग अलग फॉर्मूला देख लेते हैं. मोलैरिटी किस तरह से हम और डिफाइन कर सकते हैं? चेक इट आउट. सी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 लीटर गिवन है. मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. इन 1 लीटर बोला है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम और तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी ब्रेक इट? हाउ डू वी राइट नंबर ऑफ मोल्स? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. राइट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ऐसे ही करते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट. तो इसको फर्दर ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं. देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज गिवन वेट ऑफ सोल्यूट या गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, ये क्या हो जाएगा? इधर ही रहेगा, 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, अब अगर ये वॉल्यूम लीटर्स में गिवन नहीं है तो क्या करें भाई साहब? तो कुछ नहीं करें, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लें. हाउ? दिस फॉर्मूला विल फाइनली गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन द क्वेश्चन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट into volume of solution in liters
अगर लीटर्स में गिवन नहीं है, ml में गिवन है, तो डिवाइड करते हैं 1000 से, तो वो 1000 ऊपर चला जाता है, एंड दिस इज व्हाट वी गेट एज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा मोलारिटी का फाइनल फॉर्मूला है। चलो देख लो इसको। दिस इज ऑल अबाउट मोलारिटी एंड इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। इसके बाद अब जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचता है वो है मोलालिटी। क्या बचता है? मोलालिटी। ओके, तो वील चेक इट नाउ। मोलालिटी का थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट यही है कि वो है तो मोलारिटी जैसा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है? अगेन इट टेल्स अस अबाउट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना। इट इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोलालिटी को रिप्रेजेंट स्मॉल m से करते हैं और बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं मोलालिटी को? दैट amount of solute and number of moles of solute will be preferable. Number of moles of solute present in क्या बोला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज मोलारिटी। ठीक है, अगर चाहो तो लिख लो बाय डेफिनेशन, मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present per kg of the solvent। क्लियर बात है? अब यहां पर देखो, सॉल्वेंट का मास लिया है। अगर इसको मैं आपको इस फॉर्मूले को मोलालिटी के इस फॉर्मूले को मोलारिटी से कंपेयर करके बताऊं तो देखो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो एज इट इज होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में मांगता है? वो लीटर्स में। लेकिन यहां पर क्या है? मास है। यहां क्या है? वॉल्यूम है। यहां क्या है? सॉल्वेंट है, यहां सोल्यूशन है। इन केजी सिंस इट इज मास, इन लीटर्स सिंस इट इज वॉल्यूम। तो ये डिफरेंस है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी एंड दिस इज फॉर मोलालिटी। तो दोनों को एक बार कंपेयर करके देख लो। ठीक है, फर्दर अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? वही जो हमने नंबर ऑफ मोल्स के साथ किया था। What we do is we break it as given weight या given mass of solute upon molecular mass of solute into mass of solvent in और अगर ये केजी में गिवन नहीं है, ग्राम्स में गिवन है, तो क्या करेंगे? इन ग्राम्स वॉल्यूम रखेंगे और ऊपर इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स ऊपर 1000 मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो दिस इज आवर कंक्लूजन फॉर मोलालिटी।
चलेगा? चलो अब आते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस. ओके, नाउ वी विल बी सॉल्विंग द डीपीक्यूज. इतना ही कॉन्सेप्ट था जो रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस हमें पढ़ने थे. ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू चेक करेंगे कि किस फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. लेट अस चेक आउट. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन. We have to calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. क्या बोला है? Calculate the molarity. molarity बताना है, कैपिटल M. ठीक है, किसकी बताना है? NaOH की. तो NaOH यहाँ पर क्या है बेटा? सॉल्यूट है. What is NaOH? NaOH is solute here. In the solution prepared by dissolving 4 grams, ये given mass of solute है, to form 250 ml of the solution. तो चलो देखो, molarity equal to क्या होता है? number of moles of the solute. ठीक है, तो number of moles of solute अगर हम calculate करने जाएं तो क्या होगा? 4 grams is the given weight upon molecular weight कितना है? NaOH का molecular weight कितना होता है? 40, 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, 40 ग्राम्स. तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम्स, विच इज 0.1. या आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 4 अपॉन 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स आएगा ना, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में गिवन है तो 250 ml लिख लेंगे. इसको डिवाइड करेंगे 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स. ठीक है, चलो 0 से 0 cancel, 25 4s are 100. Okay, now 4 10s are 40, so we get 4 by 10 which is equal to 0.4 molar. Okay, this is our final answer. So calculate the molarity of NaOH in the solution. Molarity of NaOH in the solution is 0.4 molar. Easy, direct formula oriented question था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम्स पर ml. पर ml गिवन है, ध्यान रखना, पर लीटर्स गिवन नहीं है. कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन. बोला है मोलालिटी सोल्यूशन की कैलकुलेट करना है. अच्छा चलो, इससे पहले आप एक क्वेश्चन देख लो कि मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी देख ही लेते हैं. तो सी, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको बोला है कैलकुलेट द molality. Question is calculate molality of solution having 3.42 grams of C12H22O11 in 400 grams of solvent. ठीक है, we have to calculate molality of solution having 3.42 grams of C12H22O11 in 400 grams of solvent. अब ये C12H22O11 यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है. ठीक है, एंड इसका गिवन वेट कितना है? 3.42 ग्राम्स. तो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं है तो आप लिख के कर लो, एक एक स्टेप लिख लो. गिवन जो भी गिवन है चीजें, आप वो डाटा लिख लो. क्या क्या गिवन है? मास ऑफ सोल्यूट, (3.42 grams. ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी. और क्या गिवन है? वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 400 grams. दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 400 अपॉन 1000 kg. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. चलो अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्टली.
उससे पहले हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए C12H22O11 है ना. कार्बन 12 12 144 प्लस हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन 16 into 11. What do we get? 156. 1 6 is 6, 1 1 is 1, 1 6 is 6, 1 1 is 1. Okay, 176. ठीक है, 176. तो क्या मिलेगा? 6 7 8 9 10 11 12 2 carry on 1 7 8 9 10 14 carry on 1 3. क्या मिला है? 342 grams as the molar mass of the solute या molecular mass of the solute. 342 grams. ठीक है, चलो इसको इरेज कर रही हूं. Now see, अब हमें मोलालिटी कैलकुलेट करना है. तो मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 3.42 अपॉन गिवन वेट, मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा. गिवन वेट 3.42 है, मॉलिक्यूलर वेट 342 है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. इन लीटर्स लेंगे क्या? नहीं, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है. इट विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है? 400 अपॉन 1000. ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला फाइनल? ठीक है, यहां से डेसिमल पॉइंट हटाओ, इनटू 100 नीचे लगाओ. ओके, 342 से 342 कैंसिल, 400 का 0 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल. ठीक है, क्या मिला हमें? 1/40. यस, अगेन 0.4. वाओ, 0.4 एंड मोलल, स्मॉल m आएगा. ठीक है, so this is the molality of solution having 3.42 grams of sugar in 400 grams of the solvent. क्लियर है? चलो अब हम फाइनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो मोलालिटी बेस्ड था. we have to calculate the molality of the solution जिसमें density of 3 molar solution is given and NaCl is the solute. ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूट हो जाएगा. इसकी डेंसिटी हमें ग्राम्स पर ml में गिवन है. क्लियर है? चलो तो देखते हैं सी कैसे प्रोसीड करेंगे. डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इट इज गिवन ऑलरेडी. तो देखो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter, राइट? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter. तो molarity is number of moles present in 1 liter यहां पर कितने मोल्स प्रेजेंट है? मोलारिटी कितनी है? 3 मोलार, विच मीन्स हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट. इसको जब हम तोड़ के लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 liter. ओके, 3 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 liter. ये इंफॉर्मेशन हमें देता है जब हम 3 मोलार को ब्रेक करके लिखते हैं. यही होता है. चलो अब फर्दर देखो, इसको और लिखते हैं. तो 3 इज इक्वल टू, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट कितना है भाई साहब? दिया है क्या? नहीं दिया है. तो गिवन वेट को x मान लो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaCl का? लेट अस कैलकुलेट NaCl का मॉलिक्यूलर वेट. 23 प्लस 35.5, 58.5 grams. ओके, 58.5. ओके, इन 1 liter ना, वॉल्यूम तो 1 liter है ही, तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट. x क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट. तो 58.5 इंटू 3 करेंगे, x इज इक्वल टू 58.5 इंटू 3. क्या मिल जाएगा हमें? 3 5 जा 15, कैरी ऑन 1, 3 8 जा 24, 25, 2 3 5 जा 15, 16 17. 175.5 ग्राम्स हमें मिला है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट. इंपॉर्टेंट डाटा है.
क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड होगा। मोलालिटी का फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपन को अभी गिवन नहीं है, तो अब अपन क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया है, अब हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें डाटा गिवन है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ले रहे हो थ्रू आउट, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी ले रहे हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब फर्दर इसको देखते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है भाई? 1.25, ओके, ग्राम्स पर ml। मास ग्राम्स में है, वॉल्यूम ml में है, तो हमें जो मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा वो किस में मिलेगा? हमें ml में मिलेगा, ओके। तो डेंसिटी 1.25 है। मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है इन ml? 1 ml। क्यों? क्योंकि 1.25 ग्राम्स पर ml ना, 1 ml में 1.25 ग्राम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज इन 1 ml, तो फाइनली दिस इज इन ग्राम्स पर ml। तो जब हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो फाइनली क्या मिल जाएगा? 1.25 ग्राम्स पर ml इंटू 1 ml ऊपर आ जाएगा। दिस गिव्स अस मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। ml से ml कैंसिल, क्या मिल गया? 1.25 ग्राम्स, श्योर 1.25 ग्राम्स। ओके, लेकिन क्या होता है कि हमें इन लीटर्स चाहिए होता है, ग्राम्स पर लीटर। यहां पर हमें ग्राम्स पर ml में गिवन है ना 1.25 ग्राम्स को। अगर हम इस पर्टिकुलर डाटा को 1 ml गिवन है, अगर इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 ml हैज हाउ मेनी लीटर्स? 1/1000 लीटर्स, यस। चलो एनीवेज इतना देख लो, फिर वील मूव ऑन। यस, अब जब हमें ये मास ऑफ सॉल्यूशन, अभी तो हमें ml में मिला है, राइट, ये पर ml है, और अगर 1 लीटर में मानना है, 1 लीटर में चाहिए तो क्या करेंगे? इंटू 1000 कर देंगे। सो व्हाट वील गेट फाइनली? 1250 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। एंड वी नो दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? अगर मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? देखो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट गिव्स अस मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया था? 1250 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना था, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसको मान लो x, ये कितना है? 175.5 ग्राम्स, ओके। तो x कितना आ जाएगा? 1250 माइनस 175.5, सो हाउ मच विल वी गेट? 5, 9 में से 5 4, देन 14, 7, 0, 1074.5 grams is the mass of solvent. ठीक है, अब हमें मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, ओके। क्या कैलकुलेट करना है? मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ द सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट।
तो चलो देख लेते हैं एक बार. One data is already given that 3 moles are present in 1 liter. तो similarly moles थोड़ी ना change होंगे. तो जब हम मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्टली मोल्स पुट कर लेंगे. ओके, या यही देख लो, मोलालिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स 3 है, इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट है. तो व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेटेड 1074.5 इन ग्राम्स. तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट molality as equal to 2.79 molar. 2.79 molar. ठीक है, देख लो इसको, फिर we'll move on. Now let us switch to another question. I hope this is clear. Okay. Now next question is we have to calculate the concentration of nitric acid in moles per liter. Concentration term है molarity और उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आपको concentration of nitric acid, मतलब ये हमारा solute है, concentration of nitric acid बताना है in moles per liter. यूनिट भी बोल दिया भाई, moles per liter, moles per kg नहीं, moles per grams नहीं, moles per liter. तो मोल्स पर लीटर मतलब बोल रहे हैं मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की इन अ सैंपल जिसकी डेंसिटी 1.41 ग्राम्स अगेन पर ml है एंड द मास परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज 69%. तो देखो जब भी मास परसेंटेज गिवन होता है ना तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, इसको खोलते कैसे हैं. जब भी मास परसेंटेज गिवन हो, जैसे यहाँ पर 69% गिवन है, तो इसका मतलब होता है 69 ग्राम्स by mass present है nitric acid is present in solution. That is 100 grams. Okay, इसका मतलब ये होता है mass percentage of 69% means 100 grams of nitric acid solution contains 69 grams of nitric acid by mass. ओके, और फिर मोलर मास ऑफ HNO3 क्या होता है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48, 8 9 10 11 12 13, कैरी ऑन 1 4 5 6. (73) आ रहा है क्या, HNO3, हाइड्रोजन इज 1, nitrogen is 14 and oxygen is how much, O3. So it gives 16 3s are 48, 8 9 10 11 12 13, 3 carry on 1 4 5 and 6. ठीक है, 63 ग्राम्स ऑफ HNO3. तो ये उसका हो गया मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट कितना है 69 ग्राम्स. ओके, और हमें क्या बताना है, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. चलो, उसकी डेंसिटी हमें गिवन है 1.41 ग्राम्स पर ml. तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है. ठीक है, वॉल्यूम तो गिवन नहीं है. सो व्हाट वील डू इज वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम को इधर लेके तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा. मास कितना प्रेजेंट है 100 ग्राम्स में, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन विल बी हाउ मच, मास बाय वॉल्यूम, इट विल बी 100 ग्राम्स HNO3 ओके अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.41. यस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन आपको मिलेगा 70.92 ml. How much you will get 70.92 ml.
अब ml में है भाई, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लो. व्हाट वील डू, सिंपली डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 जम्स 0.07092 लीटर्स. ओके, अब फर्दर हम मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट मोलारिटी? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन वेट 69 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 63 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 0.07092. एंड सिंस इट इज इन लीटर्स तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा. इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द मोलारिटी ऑफ HNO3 एज 15.5, 15.44 मोलार और 15.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस. ओके, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं करना. क्लियर है? चलो, नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी गिवन है 0.793 kg पर लीटर. चलो, what is its volume needed for making 2.5 liters of its 0.25 molar solution? How are we going to calculate this? देखो, इसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल हमें गिवन है ऑलरेडी. What is its volume needed for making this much solution? तो पहले तो हम मोलारिटी निकाल लें. It is number of moles of methanol upon volume of solution in liters, right? यही होता है. तो कितने हैं? देखो, अगर यहां पर लिखते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट into 1 by volume of solution in liters, right? आपको नहीं लगता मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है? तो यहां पे डेंसिटी पुट कर दो तो हमें मोलारिटी मिल जाएगी. मोलारिटी इज, डेंसिटी कितनी गिवन है? 0.793 kg पर लीटर है. ठीक है, इट इज इन kg पर लीटर अपॉन हाउ मच? मोलार मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? मिथेनॉल का कितना होता है? मिथेनॉल CH3OH, इट इज 12 plus 3 plus 16 plus 1, so it is 6 7 8 9 10 11 12, 2 carry on 1 1 2 3, 32 grams. ठीक है, अब बट आप खुद से देखो कि ये ग्राम्स में है, ये केजी में है, तो या तो इसको केजी में कर लो या इसको ग्राम्स में कर लो, कुछ एक तो करना पड़ेगा, है ना? तो अगर इसको केजी में करते हैं तो व्हाट विल बी डू, डिवाइडेड बाय 1000. तो फर्दर यहाँ क्या हो जाएगा? 0.793 इंटू 1000 अपॉन 32. तो ये हमें मिल जाएगा 793 अपॉन 32. इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको फाइनली मिलता है 24.78. What do you get? 24.78 moles per liter as we are calculating the molarity. Okay, चलो, अब पूछा है कि इस सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम नीडेड है फॉर मेकिंग 2.5 लीटर्स ऑफ इट 0.25 मोलार सॉल्यूशन. तो देखो, एक फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. व्हाट इज दिस? मोलारिटी. व्हाट इज दिस? वॉल्यूम. ओके, तो M1 अगर हम देखें तो जो गिवन डाटा है उसको हम M1V1 ले लेते हैं कि 2.5 लीटर्स की मोलारिटी है 0.25. ओके, तो इस मोलारिटी के सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम लगेगी हम V2 से कैलकुलेट कर लेंगे. तो V2 विल बी इक्वल टू 0.25
इंटू 2.5 अपॉन 24.78, इससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगी इन लीटर्स. ओके, इट विल बी इक्वल टू 25.22 लीटर्स. ठीक है, चलो let us move on to next question now. It says dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. ये हमारे पास equation है. Okay, what we have to do is calculate the mass of ammonia produced if 2.00 into 10 to the power 3, this is power, okay, 10 to the power 3 grams of nitrogen reacts with 1 into 10 to the power 3 grams of dihydrogen. This is what we have to calculate. सबसे first part, calculate the mass of ammonia produced. Okay, तो चलो पहले इस equation से हमें क्या पता चल रहा है? What is the equation? N2, wait, N2 plus H2 gives us 2NH3. सबसे पहले तो देख लो क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है. नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन वी हैव 3 2 6, तो यहाँ पर हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, वी हैव टू ऑलवेज डील विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नहीं तो हमारे जो भी कैलकुलेशन है वो गलत हो जाता है ना. चलो अब देखो यहाँ पर इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 मोल N2 reacts with 3 mole hydrogen to give us 2 mole of NH3. यह इंफॉर्मेशन मिल रही है. चलो फर्दर इसका मतलब क्या होता है, अगर मास के टर्म्स में बात करें तो 28 grams of N2 is reacting with 6 grams of H2, है ना, to give ammonia. ओके, अब सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इसमें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है. ओके, अगर नहीं लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हम नाइट्रोजन को लेकर के अमोनिया की यील्ड डिसाइड कर लें या हाइड्रोजन को लेकर के अमोनिया की यील्ड डिसाइड कर ले. यील्ड कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट. तो अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट. इसमें कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड इट? सी, वी नो दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड. ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है? इफ 2000 ग्राम्स, सीधे से वही है ना, 2000 ग्राम्स डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन. ओके, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा सबसे पहले? देखो 28 ग्राम्स नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ हाउ मच? 28 grams nitrogen is reacting with 6 grams of hydrogen, है ना. और क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2000 grams of nitrogen कितने के साथ रिएक्ट करेगी? 2000 grams of nitrogen will react with how many grams of hydrogen? अब आप ये मत बोलो कि मैम it will react with 1000 grams of hydrogen. कोई जरूरी नहीं है. क्या होता है क्वेश्चन में या फिर इन जनरल किसी भी इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में रिक्वायर्ड से ज्यादा अमाउंट गिवन रहता है. ठीक है, तभी तो हमने पढ़ा था एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट. तो चलो देखते हैं कि ये जो 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है इसको कितना हाइड्रोजन लगता है. तो x मान लेते हैं. x की वैल्यू फाइंड करोगे क्या आएगी? 6 इंटू 2000 अपॉन 28. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पर क्या आता है हमारा आंसर? वी गेट इट एज 428.6. 428.6 ग्राम्स. अब आप खुद से देखो कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन को केवल इतनी हाइड्रोजन लग रही है 428.6, और हमारे पास कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 1000 ग्राम्स. लग कितनी रही है? 428.6 ग्राम्स. तो ये तो ज्यादा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन तो ज्यादा प्रेजेंट है भाई, रिक्वायर्ड से ज्यादा प्रेजेंट है. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? नाइट्रोजन. अब हम नाइट्रोजन को लेकर के अमोनिया की यील्ड कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ऐसे तोड़ना होता है. हम क्या कर सकते हैं कि हम
हाइड्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन कितना यूज कर रहा है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप करके देख लो, आपको नाइट्रोजन का अमाउंट कम आएगा। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई गेस 1700 समथिंग लाइक दैट, विच इज मच लेस, या आई एम नॉट श्योर 1700 आएगा, लेकिन इट विल बी लेस देन 2000। ठीक है, विच प्रूव्स कि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से नाइट्रोजन को कंसिडर करके अमोनिया की यील्ड हम निकालेंगे। तो देखो क्या दिख रहा है यहां पर, नाइट्रोजन 28 ग्राम्स, नाइट्रोजन इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो पहले तो हम मास कैलकुलेट करें NH3 का, कितना होता है 14 + 3 17 ग्राम्स, है ना, 17, एंड 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो कितना हो जाएगा 34 ग्राम, 17 × 2, 28 grams of nitrogen is giving 34 grams, तो 2000 grams नाइट्रोजन कितना देगा अमोनिया, x की वैल्यू फाइंड कर लो। (34 × 2000/28 is equal to 2428.57, 2428.57। इतना, ठीक है। चलो, पार्ट नंबर 1 डन। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। चलो, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? कौन सा अनरिएक्टेड रहेगा? देखो, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो रहा है, नाइट्रोजन तो पूरा ही कंज्यूम हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सेस में, तो हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। इसके अलावा इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? तो भाई हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा, और इसका मास कितना, गिवन मास ऑलरेडी 1000 ग्राम्स है। ठीक है, यहां देखो थर्ड पोर्शन का सोल्यूशन, 1000 ग्राम्स ऑलरेडी है, रिएक्ट कितना कर रहा है, केवल 428.6 ग्राम्स, तो बचेगा कितना, हाउ मेनी ग्राम्स, यू कैन फाइंड इट आउट इजीली, it will be equal to 571.4 grams, 571.4 grams। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड था। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते कि नाइट्रोजन इतना प्रोड्यूस कर रहा है, आप डायरेक्टली कर लोगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा रिएक्शन हुआ उसमें क्या करोगे फिर, लिमिटिंग रिएक्टेंट इसीलिए हमेशा पहले फाइंड करना चाहिए, फिर उसको लेकर के जो भी प्रोडक्ट है उसकी यील्ड हम देखते हैं। ठीक है, चलो देख लो इसको, फिर वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, चलो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, we have to calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of the ethanol is इतना, assume the density of water to be 1। अरे देखो, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। ओके, तो मोल फ्रैक्शन एज वी नो कि नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी हमें कैलकुलेट करने हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, यही फॉर्मूला है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी। अच्छा, मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी है ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, ये है हमारे दो कंपोनेंट, सोल्यूशन में इथेनॉल और वाटर प्रेजेंट है, ये हमारा सोल्यूशन है, इसमें इथेनॉल के भी मोल्स प्रेजेंट होंगे NC2H5OH और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दोनों के ही मोल्स प्रेजेंट होंगे, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इतना। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन गिवन है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अगर हम लिखना चाहें तो हाउ कैन वी राइट इट, लाइक दिस, वेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH गिवन है ऑलरेडी, कितना 0.40। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस इथेनॉल। This value is how much? Equal to 0.04. Yes, यही है। ओके, तो हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल,
उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। क्या हमें पता है? नहीं पता है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो एक डाटा जो आपको लर्न करके रखना है वो ये है कि जब आप वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो इट इज 55.55 ऑलवेज 55.55 मोल्स। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में डालेंगे, आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो, ठीक है। कैसे आता है अब ये? तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर कितना होगा, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट विल बी हाउ मच, 1000 grams upon 18 grams, that will give us 55.55 moles. चलो नाउ अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें लेट्स सी क्या मिलता है। 0.04 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ वाटर 55.55 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 0.04 55.55 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, यही है। सॉल्व करो इसको, 55.55 इंटू 0.04, 4 5s are 20, 2 4 5s are 20, 22, 4 5s are 20, again 22, 4 5s are 20, 22, यही आएगा। 4 5s are 20, 2 4 5s are 20, 2 carry on 2, 4 5s are 20, 4 5s are 20, 21 22, ओके ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा डेसिमल, 2.222, 2.222 प्लस 0.04 NETH is equal to NETH, 2.222 is equal to, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0.06 NETH, यही मिलेगा। चलो फर्दर देखो, NETH 2.222 अपॉन 0.06 क्या मिलेगा हमें, how many number of moles will we get? Wait guys, एक सेकेंड, it is 0.04 ना, see wait, 1.000 minus 0.040, okay, so what we'll get, 10 में से हो गया 6 9, 0.96 आ रहा है तभी, ठीक है, तो इट इज 0.96 n। So what do we get further? 0.096, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, we get 2.31 moles of ethanol. Okay. Now moles of ethanol आ गए, अब हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है in which mole fraction of ethanol is इतना। तो मोलारिटी क्या होता है, गिवन मोल्स इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे 2.31 है इन 1 लीटर, यही होता है। तो क्या हो जाएगी मोलारिटी, 2.31 मोल्स पर लीटर। तो मेनली हमें यहीं तक सॉल्व करना था, बाकी सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर है इतनी बात? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, so the question is, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, burning a small sample of it in hydrogen gives 3.38 grams carbon dioxide and 0.690 grams of water and no other products. Okay, so volume of 10 liters of this welding gas is found to weigh 11.6 grams. क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलार मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन शॉर्ट पूरे ही।
ओके तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सी initially we need to know the amounts of carbon and hydrogen that are present. Okay, तो amount of carbon and hydrogen, since welding fuel gas contains only carbon and hydrogen ना, और हमें इनके individually masses नहीं दिए हुए हैं, उन्होंने सिंपली बोला है कि बर्निंग ऑफ स्मॉल सैंपल, जो भी हमारा कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उसके सैंपल में से ऑक्सीजन हमें मिलता है इतना, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है इतना. ठीक है, तो हमें सबसे पहले अमाउंट जो प्रेजेंट है कार्बन और ऑक्सीजन का वो कैलकुलेट करना होगा. तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इट? सी अमाउंट ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम्स ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन वाला फॉर्मूला. सी अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 38 grams CO2 विल बी, देखो 12 ग्राम्स में कितना प्रेजेंट होता है? 12 ग्राम्स में कितना प्रेजेंट होता है? 44. तो 38 ग्राम्स में कितना प्रेजेंट होगा? यस, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन 38 ग्राम्स ऑफ CO2, है ना? वेट, ऑक्सीजन गिव्स 3.38. Okay, so amount of carbon in 3.38 grams of CO2 is equal to how much? It is 3.38 and not 38, guys. Wait. Amount of carbon present in 3.38 grams of CO2 is equal to 12 by 44 into 3.38. ठीक है, इससे you can calculate. Similarly, amount of hydrogen, क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन 0.690 ग्राम्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम 2/18 इंटू 0.690. इससे हमें अमाउंट ऑफ कार्बन और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मिलता है 0.9218 एंड 0.0767 रिस्पेक्टिवली. हाइड्रोजन वी गेट इज 0.0767 ग्राम्स. ठीक है, अमाउंट्स आ गए. अब टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं. एज कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? जब हम इसको ऐड करेंगे तो वील गेट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4 कैरी ऑन 1, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Okay, 0.9984 grams. This is the total mass. Now can we calculate percentage of carbon in the compound and percentage of hydrogen? Yes, by dividing the amount of carbon that is present, जो amount of carbon present है उसको total mass से, and amount of hydrogen जो present है उसको total mass से. See, amount of carbon, percentage of carbon निकालना है ना, तो amount of carbon कितना था जो कि present था? It was 0.9218 अपॉन टोटल मास था 0.9985 into 100. This will give us 92.32 percentage carbon. Similarly, percentage hydrogen निकाल सकते हैं. हाइड्रोजन का कितना मास प्रेजेंट था? 0.0767. टोटल मास कितना है कंपाउंड का? 9985 into 100. When we'll calculate this, what will we get? 7.68%. अब यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं. कार्बन के 92.32% है, मतलब 92.32 पर 100 अपॉन 12 एंड यहाँ पर 7.68 डिवाइडेड बाय 1.
तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू देगा 7.68 मिलेगा, यहाँ से भी 7.6869 मिलेगा। ठीक है, 12 7 जा 84, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96 या। ठीक है, चलो n की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, डिवाइड करना है होल नंबर रेशो निकालने के लिए लीस्ट नंबर से। तो जब इसको डिवाइड करोगे 7.68 से, इसको डिवाइड करोगे 7.68 से, तो हमें क्या मिलेगा 1 and 1, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला वील हैव टू कैलकुलेट व्हाट, C, मोलार मास ऑफ द गैस। तो मोलार मास ऑफ द गैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सी अ वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर्स ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम्स, हमें डाटा गिवन है। तो 22.4 लीटर्स ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी, ऐसे करके कर सकते हैं। सी मोलार मास सेकेंड पार्ट के लिए व्हाट विल वी डू, 10 लीटर्स उन्होंने बोला है, 10 लीटर्स का मास है 11.6 ग्राम्स, तो 22.4 लीटर्स का कितना होगा x ग्राम्स, x की वैल्यू फाइंड करेंगे 11.6 इंटू 22.4 अपॉन 10, दिस विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस 25.98 which is approximately equal to 26 grams। ठीक है, अब मोलर मास मिल गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है ना। थर्ड पोर्शन में वी हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें पता होना चाहिए CH का कितना हो जाएगा 13, 12 प्लस 1 13 ग्राम्स। मोलर मास कितना है 26 ग्राम्स, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 26 by 13 gives us 2, N की वैल्यू। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH, इसमें N की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो क्या मिलेगा C2H2। ठीक है, यही है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। What is it given? Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid. According to the reaction, what is the reaction? MnO2 plus 4HCl gives us 2H2O plus MnCl2 plus Cl2. Okay. How many grams of HCl react with 5 grams of manganese dioxide? मतलब 5 grams of manganese dioxide के साथ कितनी HCl रिएक्ट करती है, हमें ये पता करना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस, क्या लगता है, MnO2 का एटॉमिक मास कितना होगा 55 यूनिट्स, मैंगनीज का 55 यूनिट्स, नॉट MnO2, 55 यूनिट्स फॉर मैंगनीज। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 5 ग्राम्स। तो सी 1 मोल ऑफ MnO2 कितना है 87 ग्राम्स, है ना, 87 ग्राम्स रिएक्ट्स विद 4 मोल्स। MnO2 का मास अगर निकालने जाते हैं तो कितना आएगा 55 प्लस 32 वी गेट 87 ग्राम्स। 87 grams reacts with 4 moles of HCl, reacts with 4 moles HCl, 4 moles मतलब 4 into 36.5 है ना HCl, तो 5 grams कितने के साथ रिएक्ट करेगी, इजी है ये तो, 5 grams will react with 4 into 36.5 into 5 upon 87। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो we will get it as 8.40 grams। 8.40 grams। So this much HCl
will be reacting with 5 grams of MnO2. That is what is asked. How many grams of HCl react with 5 grams of manganese dioxide? ठीक है, चलो. So, कुछ इतने क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में किए हैं कवर. आप इनको फिर से सॉल्व करिए खुद से. ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस. That's all for this lecture, and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon again. What is the reason? So that you don't miss any class and miss any further updates. That's all for today, guys. Thank you and have a nice day. Bye bye.